नमस्ते, प्रणाम। मैं रामवत सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA, आज आपके बीच में इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे चर्चा करते हैं। आशा है कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। Insurance business is conducted on certain fundamental principle. What are the fundamental principle? That are principle of cooperation, principle of probability, and principle of insurable interest, and principle of utmost good faith, principle of warranties and principle of indemnity, principle of subrogation, principle of contribution, principle of causa proxima, एंड प्रिंसिपल ऑफ द मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, जिसमें से सभी के विषय में कभी न कभी किसी न किसी समय पे जो भी लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं उन्हें दो चार होना पड़ा है। उसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन विच मे बी मेंशन्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, दो इट इज़ वॉलंटरी सर्विस, but it becomes necessary for a human being. It involves sharing of risks and uncertainties collectively on the basis of the cooperation. Without cooperation, you cannot share. And insurance is based on the ideology of the common interest and welfare. Cooperation is based on the cooperative principle. Cooperation is based on the cooperative principle and welfare base है insurance का. And it is said one for all, and all for one. All for one, one for all, and all for one. Thus, in a true sense, the origin and development of the insurance are based on the cooperation. ऐसा हम कह सकते हैं कि वो cooperation का बेस का ही है, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन। ऑल फॉर वन, किसी को लॉस हो गया तो सबके पैसे उसमें जाते हैं, और एक ने दिया है तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंश्योरेंस इज द बिजनेस ऑफ कवरिंग रिस्क फॉर विच ए कॉमन फंड इज क्रिएटेड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लार्ज नंबर। लार्ज नंबर के लोग पैसा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो पूल बनता है। एंड people by way of the payment of the premium, and this common fund generated by the people by contribution is paid to the aggrieved person insured. जो insured कोई aggrieved होता है उसको दिया जाता है in case of maturity of risk. This way the contribution made by one for all and the contribution of all are used for compensation of any one of them. किसी के लिए भी वो यूज होता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन यूज हो जाता है। कॉपरेशन इज अदर नेम ऑफ द इंश्योरेंस, एंड इन एंशियंट टाइम्स, यहाँ पुराने समय में यही होता था, यही कॉपरेशन ही करके एक दूसरे को सहयोग करके ही हेल्प की जाती थी, और लोग किसी भी बुरी स्थिति में होते थे तो उनको उठाया जाता था, सहयोग करके उनको उस स्थिति में लाया जा सकता है। उसी स्थिति में लाने को ही इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस represents in the highest degree of the cooperation for mutual benefits. ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए हाईएस्ट डिग्री में बोला गया। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब बारंबारता का सिद्धांत। एंड बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज रिस्क एंड देयर में बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। ये रिस्क का बिजनेस है। हम जो इंश्योरेंस जो बिजनेस लेता है वो रिस्क का बिजनेस लेता है, और रिस्क बारंबारता में भी हो सकती है। मे नॉट हैपन as there is uncertainty of the quantum of risk, compensation, and probabilities of the quantum of risk may be high or low, and that is detriment of the insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। एंड प्रीमियम इज द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस and an important factor of insurance cost. The rate of premium depends on the quantum of risk and probability of risk. अगर probability of risk ज़्यादा है, quantum of risk ज़्यादा है, तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। The rate of premium will be more where the quantum of risk and its probability are more. Probability throws light on the uncertain event, and it is mathematical assumption that there will be probability of happening which had happened in the past. अगर पास्ट में हैपन हुआ था, इसका मतलब ये मान के चला जाता है कि आगे भी हैपन हो सकता है। अगर आप एक बार साइकिल से गिरे हैं तो अगली बार भी साइकिल से गिर सकते हैं, ऐसा माना जाता है।
और होता भी है। इट इज नेसेसरी फॉर द इंश्योरर टू असर्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स एंड रिस्क देयर ऑफ, इसीलिए इसको इन सर्टेन किया करना पड़ता है। जो अंडरराइटिंग करते हैं तो उसमें सर्टेन करते हैं और उसी हिसाब से रेट लगाते हैं। द पास्ट हैपनिंग में बी इंडिकेटर ऑफ दैट इट इज द प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इंश्योरर एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ इंश्योर्ड इन द कंसीडर्ड प्रीमियम। जो भी प्रीमियम कैलकुलेशन होता है वो इसी बात पे किया जाता है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे बारंबारता ज़्यादा होती है, उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट किए जाते हैं। और यही इंश्योरेंस का सिद्धांत है, वो दोनों के लिए फॉलो अप हो रहे हैं, दोनों के लिए लगते हैं, चाहे लाइफ का हो चाहे नॉन लाइफ का हो। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसका शॉर्ट टर्म में बात करके हम इसको यहीं पे वीडियो को विराम करेंगे। The most significant principle as well as the legal requirement of a valid contract of insurance is insurable interest. Insurable interest क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट भाई, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आपको लॉस लॉस कैसे होगा, और लॉस होगा तो आपको भरपाई कैसे करी जाएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स द एश्योर्ड मस्ट हैव एन एक्चुअल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। एनी पर्सन may said to have an interest in the subject matter of insurance who may be injured by the risk to which this subject matter is exposed। जो सब्जेक्ट मैटर है जो उसका एक्सपोज हो रहा है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड मीन्स उसका इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, उसके लाभ में उसके हानि में दोनों में उसको फर्क पड़ना चाहिए। तो thus, for a contract of insurance to be valid, it is not enough that it is made with free consent of the parties competent to contract for lawful consideration। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का जो नियम है, उस कॉन्ट्रैक्ट के नियम से भी इतर नियम ये है, इतर नियम है। दस फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू बी वैलिड, it is not enough that it is made with free consent of the parties competent to contract to। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट और जो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री बिल से और बिना किसी कोर्सन के जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो एग्रीमेंट बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्फोर्सेबल बाइला होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस वाला इससे थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा डिफर है और एडेड है द it is necessary that in addition to the above the insured must have insurable interest। इसमें इंश्योर्ड को इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस की तरफ से इलीगल हो जाता है, ब्रीच हो जाता है और क्लेम आपका रुक जाता है। द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज ए सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट बिकॉज अंडर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ द एवरी कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय द पार्टीज इज इनफोर्सिएबल एट दियर इंस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट इलीगल। यह इलीगल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसमें कोई इलीगलिटी नहीं होनी चाहिए, इमोरलिटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी क्या होती है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सो इन द बिगिनिंग इन इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड रोचे जे जस्टिस थे इंग्लैंड के ऑब्जर्व दैट देयर वाज नथिंग इन द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड which prohibits insurance even if no interest exists। अगर इंटरेस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले की बात है। इट इज इन फैक्ट ए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी दैट पर्सन हु इंटर्स इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल देम। अब क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ पे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हो जाता है। इसीलिए एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर नो एक्सेप्शन टू इट, इसलिए ये एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी माना गया। बस फिर से उसका नियम बनाया गया इंश्योरेंस एक्ट में भी, इंग्लैंड के एक्ट में भी है, हमारे एक्ट में भी है। डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट before passing of Gaming Act 1845, all the contracts of such nature were lawful, and in English law, contract of insurance were governed by the common law। जो इंश्योरेंस का लॉ था वो कॉमन लॉ से गवर्न होता था। बिफोर पासिंग ऑफ इंश्योरेंस लॉ जो पास हुआ था 1774 में इंडिया, और इंडिया बहुत बाद में आया और वहाँ इंश्योरेंस एक्ट 1774
में पास हुआ, तो इंग्लैंड ने द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वाज नॉट टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेकुलेशन बट टू स्टॉप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, जो कॉमर्शियल वे में कर रहे थे तो धंधे करते थे, धंधा मतलब बिजनेस करने लग जाए, प्रॉफिट लॉस का काम करने लग गए थे। एक्चुअली ये प्रॉफिट लॉस का काम नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमर्शियल डॉक्यूमेंट देयर फॉर ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन द जनरल पॉलिसी फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस रिगार्डेड विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट although strictly they were not insurance contract, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे क्योंकि वो वेजरिंग थे और गेमिंग एक्ट, गेमिंग से कंट्रोल होते थे, गेमिंग थे, गेम माने जाते थे। ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट ईदर in promise or in writing are null and void if they are made in the form of wager or speculation। किसी भी आशा पर, जीतने की आशा पर, किसी बेजर की आशा पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इलीगल होते हैं, नल एंड वाइड होते हैं, और नल एंड वाइड इंडिया में भी होते हैं। द वेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाइज वेयर ए पॉलिसी हैज टेकन आउट बाई एंड द प्रीमियम पेड बाई पर्सन हु हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्योंकि ये ऐसा काम तभी हो सकता है जो प्रॉफिट मेकिंग वाला काम है, कोई वो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो इंश्योरेंस कहाँ से हो पाएगा। लाइन इंडिया हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द घेरूलाल पारिक एंड महादेवदास। एनी एग्रीमेंट विद इन द पैरामीटर्स which are against the public policy are opposed to it। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट और उसके अपोज में कोई भी एग्रीमेंट है, स्टक डाउन एंड कोर्ट्स विल रिफ्यूज टू इन्फोर्स देम, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे एज पर द कोर्ट। एंड एनी एग्रीमेंट विच गोज अगेंस्ट आर हैज़ द टेंडेंसी ऑफ गोइंग अगेंस्ट, टेंडेंसी भी होनी चाहिए, टेंडेंसी अगर उसकी है जाने की प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक वेलफेयर इज रिगार्डेड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक के अगेंस्ट हो, जो रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, जिससे ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बेईमानी, डिसऑनेस्टी इन्वॉल्व होने लग जाए। An express or implied term of the contract itself may require that the insured must have an interest in the subject matter at the time of loss as far as instance in the policy of। जो टाइम ऑफ लॉस होती तभी, टाइम ऑफ लॉस में अगर आपका इंटरेस्ट है या इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका है तो उसे क्लेम मिलेगा, नहीं तो कैसे उसको मिल देंगे। नो इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस द क्लेम विल बी नेसेसरीली फेल, वो उस समय फेल हो जाएगा। एंड दिस इज द इंटरेस्ट रिक्वायर्ड बाय द पॉलिसी आर द कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट। इवन इफ दिस वांटिंग the insured may enforce the contract where insurers do not raise this as a defense। कहीं पर भी अगर इंश्योरेंस कंपनियां डिफेंस के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करती है किसी केस में, उन स्थितियों में भी कोर्ट के पास पावर होती है, इसको जो है ना नल एंड वाइड कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वाइड कर सकती है और आपका सब कुछ बिगड़ सकता है। एंड मरीन इंश्योरेंस में भी इंडियन मरीन एक्ट 1906 एंड ब्रिटिश लाइफ इंश्योरेंस 1774 बाई इम्प्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, फ्री बिल से और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने वाले और विदाउट कोर्सन कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट में जाता था, और उसी के परिभाषा के अंदर ये इनको इंडियन मरीन एक्ट और जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट इंग्लैंड का आया, इलीगल एंड वाइड, उन्होंने इलीगल एंड वाइड किया। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो इन एन एक्शन अपॉन सच कॉन्ट्रैक्ट इफ द इंश्योरर डज नॉट रेज द प्ली ऑफ वांट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेवरदीलेस द कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन मे रिफ्यूज टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने पहले बोला कि कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, इवन इंश्योरेंस कंपनी कोई भी विरोध ना करे तो भी। And insurable interest is considered as property in contemplation of the law and it is protected under insurance law whether it be a life, फायर और मरीन, कोई लाइफ हो या जनरल इंश्योरेंस हो, किसी में भी एक्सटेंड टू विद इन द सेम लिमिटेशन, जो एक्सटेंड और उसका क्या है, ट्रांसफरेबल टू द सेम एक्सटेंट। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफरेबल टू द सेम एक्सटेंट एंड विद इन द सेम लिमिटेशन, जो सेम लिमिटेशन में है उसमें जाएगा। बहुत लोगों ने इसकी परिभाषा भी दी है, जिसमें से है रीगल, मिलर, मेहर, कमक एंड पैटरसन, रोड्डा। लेकिन एक केस आया था इंडिया में इन ए वेरी रिसेंट केस ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड मेसर्स टीटी फाइनेंस लिमिटेड। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कोटिंग सम सिग्निफिकेंट definitions given in earlier decided case। In this case the high court
has thrown a significant light, saying that even a financier under a hire purchase agreement will also have insurable interest in the property of the loanee. किसी को लोन दिया, पैसा दिया, उसका इंटरेस्ट बन गया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिसेंट फैसले में दिया है, टीटी फाइनेंस लिमिटेड के फैसले में बताया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट राइजेज विद आर विदाउट ओनरशिप, विद ओनरशिप एंड विदाउट ओनरशिप। यहाँ पे विदाउट ओनरशिप आई, यहाँ पे जो हायर परचेज वाले में विदाउट ओनरशिप आई है, और इसको डिटेल में बहुत किसी को समझने की ज़रूरत होगी। पूछा जा सकता है और जाना जा सकता है, मेरे से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पे बहुत केस लाज है और सबको तो इसमें बोला नहीं जा सकता है। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा, समझें, और समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और इसके बाद अगले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से को लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।